अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपको पता है कि एक सीरीज़ लॉन्च हमने की थी क्लास 12th के बारे में, तो जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे पर्टिकुलरली सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के, उसमें हमने 5 अभी तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वो था एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, वो है रिलेटेड टू शॉक थेरेपी। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आसानी से एक एक पॉइंट करके हम पूरे आंसर को समझेंगे, ताकि ये बड़ा इजी आपके लिए रहे। और साथ में ये बात है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिकॉज क्वेश्चन में ये हमेशा पूछा जाता है। जितने भी आप पेपर्स देखोगे रिलेटेड टू शॉक थेरेपी आपको हमेशा इसके रिगार्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे आप इसको हैश स्टार मार्क या हैश मार्क कीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आंसर को हम ईजिली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिफोर दैट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग पीपीटी बना के हम आपके साथ हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले समझेंगे। क्वेश्चन हमें बोलता है व्हाट इज शॉक थेरेपी। पहला पार्ट क्वेश्चन का है कि हमें शॉक थेरेपी के बारे में सोचना है और इसमें बोलना है। दूसरा कि शॉक थेरेपी के फीचर्स हमें बोलने हैं, यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स और द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मींस व्हाट वर द एम्स ऑफ द शॉक थेरेपी। अगर शॉक थेरेपी को लाया गया, एम्स क्या थे और फीचर्स और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या थे। सबसे पहले हम समझेंगे शॉक थेरेपी को। शॉक थेरेपी असल में है क्या, पहले आपको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो अभी तक 1 घंटा पढ़ता था, लेकिन अचानक से उसने क्या शुरू किया, उसने 10 घंटा पढ़ना शुरू किया। तो उसके लिए ये बाकियों के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके फ्रेंड सर्कल के लिए एक तरीके से शॉक होगा। मान लो वैसे ही एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था, अचानक से इतना खतरनाक और बड़ा शिफ्ट उसमें हुआ जो सबके लिए एक शॉक था। जैसे शॉक थेरेपी है क्या, ये एक रैपिड एंड रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म था जो इंट्रोड्यूस किया गया पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के दौरान 1991 के बाद या 90s के बाद, जब वहां पे हमने देखा कि शिफ्ट हो गया था। ठीक है ना, किसमें, हमें पता है 1991 में डिसइंटीग्रेट होता है रशिया का या यूएसएसआर का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पहले की, जब डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, उनका एक सिस्टम चल रहा था कम्युनिज्म या सोशलिज्म, आप बोल सकते हो। कम्युनिज्म लिखो या उसको आप सोशलिज्म बोल सकते हो। उनका एक शिफ्ट चल रहा था। इसमें क्या था, इसके फीचर्स हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस में पढ़ा है। जैसे एक फीचर में बोलूंगा, जो इकोनॉमी थी दैट वाज प्लान्ड सेंट्रली बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, सेंट्रली प्लान कौन कर रहा था, गवर्नमेंट उस टाइम। लेकिन यहां पे उन्होंने उस प्लानिंग में, उस प्रोसीजर में, उस पैटर्न में थोड़ा सा शिफ्ट लिया। उन्होंने क्या किया, दे मेड इट मार्केट ओरिएंटेड। अब किया क्या इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने एक रेडिकल रिफॉर्म इसमें ये किया कि सेंट्रली प्लानिड इकोनॉमी जो थी उसको, अब जो अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, अब वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बनी। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, इकोनॉमी के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड सारे के सारे डिसीजंस वो ले सकते हैं। हो गया पहला, ये हमने ये शॉक थेरेपी समझा। शॉक थेरेपी, फिर से एक बार, शॉक थेरेपी एक ऐसा रैपिड डिसीजन था जो कि पर्टिकुलरली रशिया ने लिया। कब लिया, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है उसके बाद। होता क्या है यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे जो सेंट्रल इकोनॉमी थी, या और वी कैन से सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी बाय द गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट हर एक चीज पे, इकोनॉमी पे कंट्रोल ले रहा था, डिसीजन ले रहा था, चाहे बिजनेस हो, चाहे बाकी चीजें हो। प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट पर्सन को कोई यहाँ पे हक नहीं था, कोई यहाँ पे उनके पास पावर नहीं था कि वो कोई बड़ा डिसीजन इसमें ले। जैसे हमें पता है इवन इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा इसका उल्टा हो गया। और वो भी कब हुआ, बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही 2-3 सालों में हो गया। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज शॉक थेरेपी, बिकॉज बहुत कम पीरियड में हो गया। अब पहले इसके फीचर्स की बात करेंगे। तो पहला फीचर इसका ये है, इसको पहले रब करेंगे फिर इसको फिर से समझेंगे। पहला फीचर इसको जो आप समझोगे, पहला फीचर है क्या, पहला फीचर है
रैपिड लिबरलाइजेशन, इस रैपिड लिबरलाइजेशन को हम पहले समझेंगे। इसमें समझना है, इसमें क्या किया गया, द गवर्नमेंट इमीडिएटली रिमूव द कंट्रोल ओवर द प्राइसेस, प्रोडक्शन एंड द बिजनेस। एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे जब ये गवर्नमेंट इस पे पूरा कंट्रोल कर रहा था, तब क्या था, इवन अगर ब्रेड का प्राइस होगा मार्केट में, किसी भी कमोडिटी का, जो भी बेसिक यूजेस और डेली यूजेस थे हर एक इंसान के लिए, उस चीज का जो प्राइस था ना, वो कंट्रोल गवर्नमेंट कर रहा था, चाहे बढ़ाना हो घटाना हो, क्या प्राइस फिक्स करना था, दैट वाज ऑल डन बाय द गवर्नमेंट। बट यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर द शॉक थेरेपी, इस लिबरलाइजेशन को यहाँ पे फ्रीडम मिली। अब यहाँ पे क्या किया गया, अब यहाँ पे प्राइवेट शॉपकीपर्स डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइसेस क्या हो सकते हैं, एंड दे विल डेफिनेटली डिमांड और दे विल डेफिनेटली डिसाइड इट रिलेटेड टू द डिमांड एंड सप्लाई। जैसे डिमांड होगी, जैसे सप्लाई होगा, वैसे ही प्राइसेस भी अप डाउन और अपडेट किए जाएंगे। इसमें आपको एक पॉइंट और समझना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम मिली है लोगों को, और गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही ज्यादा लेस यहाँ पे हुआ है। अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। आपको यहाँ पे समझना है प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था। गवर्नमेंट सारे फैक्ट्रीज को ओन कर रहे थे जो मेजर थे, इवन बैंक्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इंडस्ट्री जो थे, इस अब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जब हुआ, दे वर सोल्ड टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज, और वी कैन से प्राइवेट पर्संस। एग्जांपल से समझो, अगर रशिया में या ऐसी कंट्री में जहां पे डिसइंटीग्रेशन होता है, वहां पे अगर कोई भी कंट्री या कोई भी इंडस्ट्री की बात करेंगे, वो अगर अभी तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, उसको गवर्नमेंट ने नीलाम किया और बेच दिया प्राइवेट पर्सन को, अब वो प्राइवेट पर्सन चलाएगा। इसका एक रीजन है, ठीक है ना। रीजन क्या है, रीजन इसमें यह है कि इन्होंने बोला कि हम एफिशिएंसी लाएंगे ताकि गवर्नमेंट पे बर्डन भी ना हो। और हमें पता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई काम करता ना, उसमें उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट पर्सन जब भी कोई इंडस्ट्री चलाएंगे, कुछ और चलाएंगे, वहां पे काम भी डबल होता है और बाकी चीजें भी अच्छे से होते हैं। तो वहां पे क्या किया गया, एफिशिएंसी के लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया। मूव करेंगे नंबर थर्ड पॉइंट की, दैट इज ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन में आपको समझना क्या है, द कंट्री रिड्यूस्ड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड ओपनड इट इज इकोनॉमी टू द इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले क्या था, गवर्नमेंट हर कुछ कंट्रोल कर रहा था, और कंट्री क्या कर रही थी, वहां पे बहुत सारे टैरिफ्स, टैक्सेस लगा रहा था। इसकी वजह से फॉरेन एफडीआई वगैरह, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आ रहा था, फॉरेनर्स नहीं आ रहे थे कि वो वहां पे ट्रेड करें। लेकिन ट्रेड लिबरलाइजेशन जब हुआ, ये सारे के सारे बैरियर्स खत्म हुए, जिसकी वजह से क्या हुए, इट रिड्यूस्ड एंड कंट्रीज वर ओपन टू द ग्लोबल ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। कंट्रीज वहां पे आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और वहां पे डेवलपमेंट होने लगी। रशिया ने अलाउ किया सारी कंपनीज को कि वो वहां पे आए, जैसे जर्मनी, जापान, यूएसए वगैरह, वो वहां पे आए और वो वहां पे इन्वेस्ट करे। इसकी वजह से इसका रिजल्ट ये निकलता है, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन आने लगा और कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस आने लगी। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज ऑस्टेरिटी मेजर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्टेरिटी मेजर्स को पहले समझेंगे। द गवर्नमेंट इज एक्चुअली टू रिड्यूस द पब्लिक स्पेंडिंग एंड सब्सिडाइजेस टू कंट्रोल इट इज बजट डेफिसिट। असल में क्या था, गवर्नमेंट वाज फेसिंग द बजट डेफिसिट, बहुत गरीबी आई थी, क्योंकि गवर्नमेंट हर एक चीज में सब्सिडाइज कर रहा था, बी इट हेल्थ, बी इट एजुकेशन, बी इट ट्रांसपोर्ट, हर एक में गवर्नमेंट लोगों को वेलफेयर स्कीम्स दे रहा था। इससे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट डेफिसिट में चला जा रहा था। अब यहां पे ऑस्टेरिटी मेजर्स में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने इन एरियाज में कम स्पेंड करना शुरू किया ताकि बजट डेफिसिट से बढ़े, बजट डेफिसिट उनकी कम हो। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी सब्सिडीज होती हैं या पब्लिक स्पेंडिंग, इन्होंने ये कम किया। और जैसे एक एग्जांपल है, इफ अ फैमिली हैज लेस इनकम, एक फैमिली को लेस इनकम है, कम इनकम है, वो स्टॉप करता है कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस को वो करे। सो वैसे ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया। अच्छा, इससे क्या निकला रिजल्ट है, पर्पज इसका ये था कि कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंप्रूव द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन जो था, जो प्राइसेस हाई हो रहे थे, उन पे कंट्रोल हो, और प्लस वहां पे इकोनॉमी पे भी पूरा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये था, फाइनेंशियल सेक्टर।
रिफॉर्म यहाँ पे किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या समझना है, सबसे पहले बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया। वो पुराने तरीके से नहीं चल रहे थे जैसे उनको गवर्नमेंट डिक्टेट कर रहा था। यहाँ पे इसका रिजल्ट ये निकला कि बेटर बैंकिंग सर्विस जब आए, लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल एड्स मिलने लगे, असिस्टेंस मिलने लगा, और उन्होंने अपने बिजनेसेस को ज्यादा बढ़ाना शुरू किया और एक बेटर मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम चला। ये एक फिफ्थ वन कैरेक्टरिस्टिक या फीचर था इसका। नाउ मूव टू द सिक्स्थ वन, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हमने देखा था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन गवर्नमेंट ने खुद ही बोला था, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द गॉर्बिक्यू, ही डिसाइडेड नॉट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक। अब यहाँ पे क्या होता है, द रोल ऑफ द स्टेट वाज रिड्यूस्ड, स्टेट का रोल, गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस हो गया। इससे एनकरेज हुआ जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को वहां पे लॉन्च किया, इन्वेस्ट किया और उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए, एंड नाउ दे आर एबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट आल्सो। सो ये थे इसके फीचर्स। अब बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है कि व्हाट वाज द पर्पस to build such type of economy, or what was the purpose of the shock therapy, purpose क्या था, और you can say the objective क्या था। पहला objective to build a market economy, market economy को build करना है। इसमें क्या समझना है आपको, to replace the failed central economy system with a free market system based on supply and demand। इन्होंने पहला purpose इसका ये रखा ताकि लोगों को allow हो कि privatization करे, वो profit कमाए, क्योंकि before that they have the failed system of the government controlled economy जो completely fail हुआ था। old communist जो सिस्टम था उसको उन्होंने वहां से उखाड़ के फेंका, रिमूव किया। नाउ मूव टू द सेकंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। पहला दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, बजट को रिड्यूस करे, डेफिसिट्स को ठीक ठाक बैलेंस में करे और स्टेबलाइज पूरी करेंसी को करे। इसमें अगर और बात करेंगे, इन्होंने देखा कि वी आर गोइंग टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, जो कि कभी कंट्रोल नहीं होता था गवर्नमेंट से जब ये सेंट्रली ये कंट्रोल्ड था, और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का जो डेट है, जो कर्जा है, उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करे और इकोनॉमी को भी हम स्टेबलाइज करें। एग्जांपल एक देंगे, रिड्यूसिंग अननेसेसरी गवर्नमेंट। इन्होंने बोला कि जो भी गवर्नमेंट अननेसेसरी स्पेंडिंग कर रहा है, खर्चा कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो तीसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने यहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था ट्रेड लिबरलाइजेशन, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टर जो थे, जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट नेशंस थे, दे क्रिएट द फ्रेंडली एनवायरनमेंट देयर इन रशिया एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द यूएसएसआर इन ऑर्डर टू ग्रैब एंड इन ऑर्डर टू make the invest of the foreign interest of the foreigners in this country। so इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे इकोनॉमी इनकी बढ़ गई। एक और पॉइंट है ऑब्जेक्टिव इसका, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी। जैसे हमें पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब भी कोई काम करता है वहां पे क्वालिटी की कमी होती है, वहां के एफिशिएंसी की कमी होती है, लेकिन इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि हम एफिशिएंसी को भी बढ़ाएंगे और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएंगे। सो यहाँ पे जितने भी कंज्यूमर के नीड्स है उनको वो रिस्पॉन्सिव नीड्स पे ध्यान दे, दैट मीन्स जो डिमांड होगी कस्टमर की वो फुलफिल हो जाए, ना कि गवर्नमेंट उन पे कोई चीज या कोई भी गुड थोपे जैसे इससे पहले होता था। एक और ऑब्जेक्टिव ये था, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू स्टिमुलेट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड improve the living standard। जैसे हमें पता है during the centrally controlled economy the development was stagnant at that time as we already saw in the previous questions। तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा यहाँ पे कि हम जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी है हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम उसको फिर से बढ़ाएंगे ताकि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो फिलहाल के तौर पे ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फिर से समझिएगा, शॉक थेरेपी क्या है, इसके फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें एक्सप्लेन करने थे, और पहले हमने देखा शॉक थेरेपी क्या है, फिर फीचर्स में हमने 6 फीचर देखे। पहला देखा रैपिड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्टेट एंटरप्राइजेस, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ऑस्टेरिटी मेजर्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हमने देखे थे, और हमने यहाँ पे देखा था मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फिर हमने इसके पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे, जिसमें हमने देखा था द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू बिल्ड अ मार्केट इकोनॉमी, सेकंड वाज टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड टू अट्रैक्ट the foreign investments, fourth one was to increase the efficiency and the productivity, and the last one was to promote economic growth। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
इंशाल्लाह आने वाले टाइम पीरियड में मेरे ख्याल से कल नेक्स्ट क्लास इसका होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वहाँ पे उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा दीजिएगा। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।